नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। इवान और सैम दोनों न्यू ईयर के मौके पर पिकनिक बनाने के लिए एक खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ सामान खरीदने के लिए वो एक छोटे से होटल के पास कार रोकते हैं। अब जैसे ही सैम कार से उतरती है, पास खड़ी एक गाड़ी में बैठे डॉग को देखकर डर जाती है। इसके बाद वो सामान लेने अंदर चली जाती है, जबकि इवान मैप में वाटरफॉल का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आता, इसीलिए वो पास खड़ी गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है, जिसका नाम जर्मन होता है। जर्मन उसे वाटरफॉल का सही रास्ता बताने की बजाय स्टोन क्रीक नाम की जगह जाने की सलाह देता है और कहता है कि कैंपिंग के लिए यही सबसे परफेक्ट जगह है। इतने में सैम भी सामान लेकर वापस आ जाती है और दोनों स्टोन क्रीक की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवान नोटिस करता है कि वही जर्मन उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है। उसका ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जर्मन दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जिससे इवान को लगता है कि वो खामखा डर रहा था। वहीं दूसरे रास्ते से जाते हुए कुछ समय बाद दोनों कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पहले से ही एक कार खड़ी है। दोनों उसे इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे जाकर अपना टेंट लगाने का फैसला करते हैं। पास ही उन्हें एक और लगा हुआ टेंट दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद कोई और भी यहाँ कैंपिंग के लिए आया है और आसपास कहीं घूमने गया है। इसके बाद दोनों अपना कैंप लगा लेते हैं। वहीं रात के लिए आग जलाने की तैयारी करते हुए इवान लकड़ियां इकट्ठा करने थोड़ा दूर चला जाता है, जहां पर उसे एक छोटे बच्चे की टोपी मिलती है। लेकिन वो सोचता है कि शायद किसी बच्चे ने खेलते हुए गिरा दी होगी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है और वापस लौट जाता है। अब शाम होते ही दोनों आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मन और उसका भाई चूक न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए एक बार में पहुंचते हैं। दोनों ड्रिंक करते हुए दो लड़कियों से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान चूक चोरी छिपे अपने फोन से उन लड़कियों की फोटो लेने लगता है। अब उसकी ये हरकत जर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जब दोनों वॉशरूम जाते हैं तो जर्मन गुस्से में उसका फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि अगली बार ऐसी गलती मत करना। तुम्हें पता है ये फोन किसका था, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे पहले कई साल जेल में बिताने पड़े थे। ये कहकर जर्मन वहां से चला जाता है। असल में वो फोन किसका था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है और नया साल शुरू होता है, इसी खुशी में चूक एक लड़की को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। लड़की उसे धक्का देकर गाली देती है और वहां से चली जाती है। उधर इवान और सैम भी न्यू ईयर का काउंटडाउन पूरा करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगले सुबह सैम इवान से पहले उठ जाती है और पास लगे दूसरे टेंट को चेक करने चली जाती है, क्योंकि अब तक उन्हें वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। वहीं इवान जब उठता है तो वो सैम को ढूंढने लगता है। तभी सैम उसे आवाज़ देती है और वो भी वहां पहुंचता है, लेकिन टेंट में कोई भी नहीं होता है। इवान और सैम को आज ही घर वापस लौटना था, लेकिन उनकी कार का टायर पंक्चर हो चुका होता है। इसके बाद इवान टायर बदलने लग जाता है, जबकि सैम सारा सामान कार तक लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान छोटी सी बच्ची चुपचाप सैम के पीछे चल रही होती है, लेकिन सैम उसे नहीं देख पाती है और कार तक पहुंच जाती है। अब कुछ और सामान लेने के लिए सैम जब वापस टेंट की तरफ जाती है और इधर इवान टायर खोलने में परेशान हो रहा होता है कि तभी सैम अचानक उसे जोर से पुकारता है। इवान घबराकर उसकी तरफ भागता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। अब दोनों ये देखकर पूरी तरह हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोनों ये सोचकर परेशान थे कि ये बच्ची आखिर किसकी हो सकती है। इवान सैम से टेंट से मेडिकल किट लाने के लिए भेजता है। दोनों मिलकर बच्ची का प्राथमिक इलाज करते हैं और उसे लेकर अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कार खराब हो चुकी है और अब वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, पास में खड़ी दूसरी कार। इवान उस कार के अंदर जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कार की चाबी कहीं नहीं मिलती है। उसी समय वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें चूक बैठा होता है। इवान और सैम तुरंत उससे मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक अकेली बच्ची मिली है। अब बच्ची को देखते ही चूक के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि उसने 2 दिन पहले इस फैमिली को यहाँ देखा था। शायद वो कहीं आसपास फंसे होंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इवान उसकी बात मान लेता है, अपनी कार से एक गन निकाल कर लाता है और कहता है कि वो एक हंटर है, यानी जंगली जानवरों का शिकार करता है। इसके बाद इवान सैम से कहता है कि वो कार में ही रुके और बच्ची का ध्यान रखे। ये कहकर वो चूक के साथ जंगल की तरफ उस परिवार को ढूंढ निकल जाता है। उधर सैम बच्ची के साथ कार में बैठी होती है। तभी वहां जर्मन अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। सैम उसे बताती है कि उन्हें यहाँ एक बच्ची अकेली मिली है और उसके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए उसका पति और एक लोकल आदमी चूक उन्हें ढूंढने गए हैं। इधर इवान जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अचानक उन्हें कुछ लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर इवान के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक औरत है, अभी भी जिंदा होती है। इवान तुरंत उसके मुंह से कपड़ा हटाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है, घबराओ मत, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। तभी अचानक चूक अपनी गन उठाता है और उस औरत को गोली मार देता है। अब गोली की आवाज़ जंगल में गूंज उठती है, जिसकी आवाज़ सैम और जर्मन भी सुन लेते हैं। अब आवाज़ सुनते ही जर्मन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, जहां उसकी गन रखी होती है। अब उसे देखकर सैम को सच का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत कार में बैठकर दरवाज़ा लॉक कर देती है, लेकिन जर्मन आकर कार की खिड़की तोड़ देता है। उसी पल सैम हिम्मत दिखाती है और चाकू से जर्मन के हाथ पर वार कर देती है, जिससे जर्मन घायल हो जाता है। लेकिन जल्दी से वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने हाथ में बांध लेता है और फिर अपने कुत्ते को सैम के पीछे छोड़ देता है और खुद भी उसका पीछा करने लगता है।
उधर जंगल में इवान सदमे में खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चूक ने उस औरत को क्यों मार दिया। तभी चूक ठंडी आवाज में सच बता देता है। वो कहता है कि इन सबको मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अब ये सुनकर इवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अचानक चूक ऐसा क्यों कह रहा है, दोनों भाइयों ने इस फैमिली को आखिर क्यों और कैसे मारा, ये समझने के लिए कहानी हमें 2 दिन पीछे ले जाती है। माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो में आगे हम देखते हैं कि न्यू ईयर से 3 दिन पहले एक कुशल फैमिली इसी जगह कैंपेन के लिए आई थी, जहां हस्बैंड का नाम रॉबिन, पत्नी का नाम मैरी और उनके 2 बच्चे थे, एमा और ऑली। ऑली वही छोटी बच्ची थी जिसे हमने सैम के पीछे चलते हुए देखा था। उस समय ये परिवार बेहद खुश था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले 2 दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये फैमिली वहाँ बहुत खुश थी और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रही थी। रॉबिन सब ये खाना बनाने लगता है क्योंकि उसे कुकिंग का बहुत शौक था। अब रात को सब खाना खाने के बाद बॉनफायर के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रॉबिन मजाक में बताता है कि इस इलाके में कुछ लोग टूरिस्ट को पकड़कर लूटते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये सुनकर एमा थोड़ा डर जाती है। अब अपनी बेटी को घबराए देखकर रॉबिन हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर माहौल हल्का करने के लिए वो गिटार बजाने लगता है। अब हंसी मजाक और मस्ती के बाद कुछ देर में सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन और मैरी ऑली को साथ लेकर पास में ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। वो एमा से भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। अब जाने से पहले एमा अपने पूरे परिवार का फोटो खींचती है और फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब एमा अकेली बैठकर अपने फोन में वही फोटोज देखने लगती है। तभी पीछे झाड़ियों से उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिससे डरकर वो सुरक्षित रहने के लिए कार में जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ जाती है। अब कुछ समय के बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में 2 आदमी होते हैं, चुक और जर्मन। उनके साथ पिंजरे में बंद उनका डॉग भी होता है। अब दोनों गाड़ी से उतरकर उस कार के पास आते हैं जिसमें एमा सो रही थी। यहाँ पे वो दोनों उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। जर्मन चुक से कहते हैं कि चलो इसे उठाकर अपने साथ ले चलते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तभी चुक उसे याद दिलाता है कि पिछली बार भी उसकी ऐसी हरकत की वजह से उसे जेल हुई थी। लेकिन जर्मन कहता है कि जो होगा सो होगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद जर्मन टेंट की तरफ जाकर चेक करने लगता है कि एमा अकेली है या उसके साथ और भी कोई है। उधर एमा की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो अपने सामने अनजान आदमी को देखती है वो घबरा जाती है। अब चुक उसको कार से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन एमा उसकी नीयत भांपकर मना कर देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब एमा को देखकर चुक की नीयत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो उससे जबरदस्ती बाहर आने के लिए कहता है। अब डर के मारे एमा कार का हॉर्न बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही जर्मन समझ जाता है कि लड़की जाग गई है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और एमा को गन पॉइंट पर लेकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। वहीं हॉर्न की आवाज रॉबिन और मैरी भी सुन लेते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि एमा मुसीबत में है, इसलिए रॉबिन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वहीं एमा डर के मारे गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी रॉबिन वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जर्मन उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उधर मैरी को टेंट में एक जगह छुपाकर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और फिर अपनी बेटी की तरफ दौड़ करती है। वो चुक पर झपट पड़ती है और उसके साथ हाथापाई करने लगती है और मौका देखकर एमा वहां से भागने लगती है। लेकिन जर्मन उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर वो भागी तो वो उसके माँ बाप को मार देगा। अब ये सुनकर एमा वहीं रुक जाती है। इसके बाद दोनों भाई रॉबिन, मैरी और एना तीनों के हाथ मुंह बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर एक सुनसान जगह की तरफ ले जाने लगते हैं। अब जंगल के अंदर सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों भाई रॉबिन, मैरी और एना को बांध देते हैं। इसके बाद वो तीनों को टॉर्चर करने लगते हैं। कुछ देर के बाद चुक एमा का फोन उठाकर चेक करता है। ये वही फोन था जिससे न्यू ईयर वाली रात को लड़कियों की तस्वीरें ले रहा था। अब फोन की गैलरी में उसे एक फोटो दिखाई देता है जिसमें एमा अपने परिवार के साथ एक छोटी बच्ची के साथ खड़ी होती है। अब जो वो फोटो जर्मन को भी दिखाता है। जर्मन मैरी से पूछता है कि ये दूसरी बच्ची कहाँ है, लेकिन मैरी कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद दोनों भाई एक खतरनाक खेल खेलने लगते हैं। वो रॉबिन के सिर पर एक बियर कैन रख देते हैं और निशाना लगाकर शूट करने का खेल शुरू करते हैं। अब डर के मारे रॉबिन कांप रहा था, जिससे कैन नीचे गिर जाती है। जर्मन फिर से कैन उसके सिर पर रखता है, लेकिन इस बार भी कैन गिर जाती है। अब गुस्से में उसमें आकर सीधे रॉबिन के सिर पर गोली चला देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मैरी ये सब देखकर रोने लगती है, लेकिन वो उसे भी पटककर बेहोश कर देते हैं और फिर उसके सिर पर भी बियर कैन रखी जाती है। इस बार जर्मन निशाना लगाता है। 2 बार निशाना चूकने के बाद वो गुस्से में सीधे मैरी की छाती में गोली मार देता है। वहीं पास ही में बेहोश पड़ी एमा को भी जर्मन गोली मारकर खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अब तीनों को मारकर दोनों भाई टेंट की तरफ ऑली को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां ऑली नहीं मिलती क्योंकि वो रोते हुए अपनी मां को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल चुकी थी। अब ऑली को ना पाकर दोनों भाई अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां चूक ईवान को गन पॉइंट पर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मौका पाकर ईवान उसे धक्का देता है और वहां से भागने लगता है। अब उसे भागता हुआ देखकर चूक भी उसका पीछा करने लगता है। अब भागते भागते ईवान दूर जाकर एक जगह रुक जाता है।
उधर जर्मन भी सैम का पीछा करते हुए उसी दिशा में आ रहा होता है, जिसके बारे में चूक को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका भाई भी वहां पहुंच चुका है। अब झाड़ियों के पीछे हलचल देखकर चूक उसे ईवान समझकर गोली चला देता है, लेकिन गोली जाकर सीधा जर्मन को लग जाती है। अब चूक दौड़कर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि गोली उसके अपने भाई को लगी है और वो दर्द से तड़प रहा है। वहीं पास में छुपी सैम की गोद में बैठी छोटी बच्ची अचानक रो पड़ती है। अब बच्ची की आवाज सुनकर चूक उसे ढूंढ लेता है और पीछे से आकर सैम पर गन थान देता है। वो सैम को घसीटते हुए घायल जर्मन के पास ले आता है। उसी समय ऑली फिर से रोने लगती है। अब गुस्से में चूक ऑली को सैम से छीनकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सैम पागलों की तरह चीखने लगती है। वो चूक से कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत नहीं है, लेकिन चूक उसे धमकाकर चुप करा देता है। वहीं ईवान पास में चुपकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं जर्मन दर्द से तड़पते हुए चूक से कहता है कि मुझे मार दो, मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता। अब ना चाहते हुए भी चूक अपने भाई को एक और गोली मार देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो सैम को एक पेड़ से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है ताकि उसकी चीख सुनकर ईवान बाहर आ जाए। लेकिन सैम दर्द सहते हुए भी एक आवाज नहीं निकालती। इधर ईवान जर्मन की कमर से चाबी निकालता है और उसकी गाड़ी लेकर पुलिस से मदद मांगने निकल जाता है। अब गाड़ी की आवाज सुनकर चूक समझ जाता है कि ईवान भाग गया है, इसलिए वो सैम को साथ लेकर कार में बैठता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। अब कुछ दूर जाने के बाद सैम हिम्मत दिखाती है और चूक के साथ हाथापाई कर देती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे चूक और सैम दोनों घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। उधर ईवान पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी बात बताता है और पुलिस को साथ लेकर वापस लौटता है। अब रात हो चुकी थी। वहीं सैम को अब होश आता है, लेकिन वो अभी भी कार में फंसी होती है। तभी वो देखती है कि सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो कार के लाइट ऑन कर देती है, जिससे ईवान और पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब पुलिस ईवान को गाड़ी में ही रोकने के लिए कहती है और दो पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक अंधेरे से चूक निकलता है और दोनों पुलिस वाले को गोली मार देता है। इसके बाद वो ईवान पर भी गोली चलाता है। गोली ईवान के कंधे में लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं सैम ये सब देखकर किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और अंधेरे में भागकर एक जगह छिप जाती है। अब चूक उसे बाहर निकालने के लिए एक खतरनाक तरीका अपनाता है। वो ईवान पर गन तानकर काउंटडाउन शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। अब ईवान की जान खतरे में देखकर सैम मजबूरन बाहर आ जाती है। इसके बाद चूक सैम को गन दिखाकर ड्राइविंग करने के लिए मजबूर करता है। वहीं पे सैम ईवान के पास आकर धीरे से पूछती है, ऑली कहाँ है? ईवान दर्द में कहता है, मैं उसे साथ नहीं ला पाया, वो अभी भी जंगल में ही है। उधर हम देखते हैं कि ऑली सच में अभी भी जिंदा है और वो जंगल में पड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि जर्मन का डॉग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर चूक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर दोनों को गन पॉइंट पर रखता है, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका एक पैर पूरा टूट चुका था, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज करवाना चाहता था। लेकिन सैम अब डरने वाली नहीं थी। ड्राइव करते करते वो अचानक गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे एक और जोरदार एक्सीडेंट हो जाती है। अब गाड़ी रुकते ही चूक घायल हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम उससे पहले बाहर निकल आती है। वो गुस्से और दर्द से भरी हुई चूक पर टूट पड़ती है। चूक जमीन पर गिरा हुआ अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी पर सैम एक बड़ा पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करती है। एक बार, दो बार और तब तक मारती है जब तक चूक की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। और फाइनली वो दरिंदा खत्म हो चुका था। अब कहानी के अंत में हम सैम को एक अस्पताल में देखते हैं, जहां उसे होश आता है। वो घबराकर उठती है और ईवान के बारे में पूछती है। फिर किसी तरह जलकर उसके कमरे तक पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि ईवान को भी होश आ चुका है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सैम एक गहरी सुकून भरी सांस लेती है। जिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन वो बच गए थे। और इसी सीन के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताओ।